सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। इस प्लेलिस्ट की ये है वीडियो नंबर 2। हम इस प्लेलिस्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो कि क्लास 10th का एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें अभी तक हम पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ तक। अगर आपने अभी तक पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले पिछले वाली वीडियो देखिए। हम ओम्स लॉ तक कवर कर चुके हैं। आज इससे नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने देखा था रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या होती है? तो देखो, रेजिस्टेंस हमने बात करी थी ना, रुकावट, ठीक है। नॉर्मल वे में बताया था मैंने क्या रेजिस्टेंस का मीनिंग क्या होगा। रुकावट से आप लिंक कर सकते हो, ठीक है भाई। करंट फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर के अंदर से, तो उसको कितनी रेजिस्टेंस, कितनी रुकावट फेस करनी पड़ रही है फ्लो होते हुए। हमने एक चीज देखी थी भाई, कंडक्टर्स के लिए, फॉर कंडक्टर्स रेजिस्टेंस क्या होती है, मिनिमम। और इंसुलेटर्स के लिए रेजिस्टेंस क्या होती है बेटा आपकी, हाई, ठीक है। इतना आपको याद रहना चाहिए था। ओके, आज हम ये पढ़ेंगे किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस और डिपेंड करती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक का नाम लिखो, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। तो देखिए, पहली बात, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगी किस पर, लेंथ के ऊपर। अब कैसे डिपेंड करती है वो मैं बताता हूं। ये होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर इसका मतलब क्या हुआ, कल बताया था ना मैंने, ए डायरेक्टली टू बी का मीनिंग क्या हुआ, अगर ए बढ़ेगा तो बी भी साथ साथ बढ़ता रहेगा। तो यहां पर अगर मैंने बोला लेंथ बढ़ेगी तो आपके साथ साथ में क्या होगी, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। सपोज करते हैं मैंने बोला एक तो वायर ये है और एक वायर ये है, ठीक है। दोनों की लेंथ अलग अलग है, दोनों का भाई जो मटेरियल है, जो नेचर है वो सेम है। तो मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, बताओ इनमें से किसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए, जिसकी लेंथ लंबी उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा। अगर ये ए है ये बी है तो बी की रेजिस्टेंस क्या होगी आपकी, हाई। क्वेश्चन सिंपल था, कुछ ज्यादा मुश्किल था नहीं, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर, ये तो फैक्टर नंबर 1। दूसरा फैक्टर क्या होगा आपका, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एरिया के। अगर एरिया बढ़ेगा, अगर एरिया आपका इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टेंस पैरेलल में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसको हम कुछ ऐसे देखते हैं, मान लेते हैं एक तो वायर ये है ये और एक है वायर ये। किसका एरिया ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसका ज्यादा है। अगर एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, सिंपल। तो ये क्या था, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, आर डायरेक्टली टू एल बाई ए, ठीक है। अब मैंने कल ही बताया था, जब भी इस प्रोपोर्शनलिटी के निशान को हम हटाएंगे, एक सेकेंड, हाँ जी, जब भी हम इस प्रोपोर्शनल के निशान को हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, एक कांस्टेंट आएगा। तो यहां पर भी कांस्टेंट आएगा, वो क्या हुआ, इक्वल का निशान, और ये कांस्टेंट आएगा रो, ठीक है। ये ई नहीं है, देखो ई तो हम ऐसे बनाते हैं, रो ऐसा होता कुछ, ओके, रो एल बाई ए। अब मेन क्वेश्चन, ये रो क्या है, समझ में आ रहा है इतना? देखिए यहां पर फॉर्मूला क्या बना, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहां पर रो क्या है, रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ठीक है। अब रेजिस्टिविटी क्या होता है, देखिए मान लेते हैं हमारे पास एक ये कंडक्टर है, ठीक है। इसकी पर यूनिट लेंथ एंड पर यूनिट एरिया, जो स्पेसिफाई मैंने एरिया कर दिया ना, ये इस एरिया की बात कर रहा हूँ। वेट, इसका कलर कुछ और लेते हैं। जो ये एरिया है, अरे भैया, हाँ जी, इसको थोड़ा मैं कलर कर देता हूँ। जो ये एरिया है, ये ब्लॉक, ये पीस, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर जो रुकावट होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टिविटी। अब इसकी बात देखो, इसकी लेंथ कितनी है, 1 यूनिट। अच्छा, 1 यूनिट का मतलब क्या होगा, ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ये 1 किलोमीटर भी हो सकता है, बस 1 होना चाहिए। एंड इसका एरिया कितना होगा, ये भी होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पर यूनिट लेंथ
रेजिस्टिविटी क्या होती है, डेफिनेशन लिखो इसकी, रेजिस्टिविटी। सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करेंगे आज हम, काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं यहाँ से। रेजिस्टिविटी, देखो द रेजिस्टेंस पर रेजिस्टेंस लेंथ पर यूनिट एरिया, रेजिस्टेंस लेंथ पर यूनिट एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज नोन एज रेजिस्टिविटी। सिंपल, ठीक है। तो ये होता है रेजिस्टिविटी। अब यहाँ पर एक बात है ना, दोबारा देखो, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर होगा, सारे की जो रुकावट होगी, ये जो सारा पूरा एज ए होल जो कंडक्टर है, इसकी जो रुकावट होगी इसको तो मैं बोलूँगा रेजिस्टेंस, ठीक है। और इसके छोटे से पीस जिसकी लेंथ कितनी है 1 सेंटीमीटर और एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसकी जो रुकावट होगी इसको हम बोलेंगे क्या, रेजिस्टिविटी। ये दोनों बातें आपको कंसेप्चुअली पता होनी चाहिए क्या है। डन। अब दोबारा हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। क्या था ये, न्यूमेरिकल देख पा रहे हो आप यहाँ पर, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब इस फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ फिर आपको देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, सपोज ए कंडक्टर, एक न्यूमेरिकल जल्दी लिखो, ए कंडक्टर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, ठीक है। एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर मान लेते हैं हम, इसकी रेजिस्टेंस पहले कितनी थी 10 ओम थी भाई, ओके। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स, अगर उसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया 2 टाइम्स बढ़ा दिया, एंड एरिया इज डिक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स, ठीक है। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस, ओके। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा है, एक कंडक्टर है, ये रहा कंडक्टर है, इसकी शुरू में रेजिस्टेंस कितनी थी 10 ओम, ठीक है। इसकी लेंथ को मैंने क्या कर दिया 2 गुना बढ़ा दिया, डबल कर दिया, और एरिया को कितना बढ़ा दिया, और एरिया को कितना कम कर दिया 4 टाइम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए सिंपल सी टेक्निक है। हमारे पास ये था एक R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूला था। ये था नॉर्मल केस में जब ये कंडक्टर में अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं थी। मैंने क्या किया, मैंने इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसकी लेंथ को कितना बढ़ाया है। अच्छा एक चीज़ देखो, इंक्रीज्ड बाई 2 टाइम्स है ना, मतलब लेंथ को डबल कर दिया, तो मैं L की जगह पे 2L लिख सकता हूँ। एरिया क्या कर दिया, डिक्रीज बाई 4 टाइम्स है। देखो जब भी डिक्रीज करोगे आप तो डिवाइड करोगे, अगर इंक्रीज है 2 टाइम्स तो मल्टीप्लाई, और डिक्रीज है सम n टाइम्स तो उससे डिवाइड। तो यहाँ पर R2 किसके बराबर हो जाए भाई, 4 2 8 L बाई ए। अब इस 8 को मैं बाहर लिख सकता हूँ क्या, ये जो 8 था इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ, या फिर इस ऐसा रो L बाई ए। अब एक चीज़ देखो, हमारे पास है ये जो रो L बाई ए है, ये देखो ऊपर ये दिखाई दे रहा है ये वाला, इसकी जगह पे कितना है R1 है, तो क्या मैं इसकी जगह पे R1 लिख सकता हूँ क्या। सो R2 किसके बराबर हो जाए 8 मल्टीप्लाइड बाई R1, और R1 की वैल्यू कितनी गिवन है, ये है आपको गिवन 10 ओम, तो जस्ट वैल्यू लिख दो यहाँ पे। R2 कितना हो जाएगा आपका 8 सेकेंड, R2 हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज 80 ओम, ठीक है। तो नई जो रेजिस्टेंस आई आपकी वो कितनी हो जाएगी 80 ओम आ जाएगी, अगर पुराने वाली कितनी थी 10 ओम थी। अब एक क्वेश्चन को दोबारा से ओवरव्यू करते हैं। देखो हमने क्या क्या किया है, यहाँ पे की कंसेप्ट लिख लो, की कॉन्सेप्ट। मैथमेटिकल ज़्यादा क्वेश्चन होगा इसके अंदर, कोई ऐसा वो है नहीं। देखो की कंसेप्ट के अंदर अगर इंक्रीज है, इंक्रीज बाई n टाइम्स, किसी भी तरीके से बोल दिया
इतने गुना मैंने बढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, फिर तो आप करोगे मल्टीप्लाई। ओके, अगर डिक्रीज लिखा है, क्या लिखा है, डिक्रीज, फिर क्या करोगे आप, डिवाइड बाई एन नंबर, ठीक है, एन टाइम्स, खत्म, सिंपल सी चीज थी। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, लिखो देखो, क्वेश्चन नंबर 2, if length of a conductor is decreased by 7 times, 7 टाइम डिक्रीज कर दी, एंड area is increased by 2 times, find the ratio of resistance before and आफ्टर दी चेंज। ठीक है, अभी देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सिंपल सा है। पहले ना ये देखा करो भाई क्या पूछा गया है और क्या बताना है। लेंथ कंडक्टर क्या कर दी, डिक्रीज कर दी। पहले में कीवर्ड्स देखेंगे, ठीक है। डिक्रीज कर दी तो अभी बताया था क्या करोगे, डिक्रीज कर दी तो क्या आएगा, डिवाइड, देख पा रहे हो ये वाला, यहाँ पर डिक्रीज हुई है तो क्या करोगे आप, डिवाइड करोगे। तो हम क्या करना, हमें बस सिंपल सी चीज पता है भाई, लिखो, हमें ये पता है R इज इक्वल टू रो एल बाई ये होता है, ठीक है। लेंथ कितनी कर दी, क्वेश्चन नंबर 1, ये R1 था और ये R2 हो जाएगा। लेंथ कितनी कर दी, 7 टाइम्स डिक्रीज, तो मतलब L बाई 7 हो जाएगा। एरिया क्या कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया तो ये हो जाएगा, ठीक है भाई, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा ये, रो 1 बाई, देखो 7 2 14, 1 बाई 14 L बाई A, ठीक है। अब यहाँ पर देखो R1 एंड R2 का हमें क्या करना है, रेशियो लेना है, तो R1 डिवाइडेड बाई R2, ये कितना था, रो L बाई A, और ये कितना हो जाएगा 1 बाई 14 रो L बाई A। रो L बाई A से पूरा रो L बाई A जाएगा, ये 14 चला जाएगा ऊपर, तो रेशियो बनेगा आपका 14/1। सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका 14/1। अब देखो MCQs आएंगे आपके, MCQs में अगर ऐसा आ गया कि भाई बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 14/1 ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 1/14, तो आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो, तो आपको पर्टिकुलरली डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है, यस, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखो हमें रेजिस्टिविटी हमने पढ़ ली, भाई किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। कुछ और क्वेश्चन मैं PDF डाल दूंगा लिंक में, आप यहाँ से प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेना। कोई ना प्रॉब्लम, किसी क्वेश्चन प्रॉब्लम आती है तो जस्ट आप मेरे को कमेंट में उसका नंबर लिख देना, भाई ये क्वेश्चन नहीं आया समझ में, फिर मैं उसका सॉल्यूशन आपको डाल दूंगा। देखिए हमने क्या देखा, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है अभी आपकी 2 फैक्टर्स पर। हमने अभी तक जो पढ़ा है, एक तो हमने क्या पढ़ा, लेंथ, एक हमने क्या पढ़ा, एरिया, एक फैक्टर हो देखो क्या होगा वो, टेम्परेचर। बस इसका आपको हिंट लेना है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड होगा। देखिए सिंपल सी चीज है, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी आपकी, इंक्रीज होगी। समझ आ रही है बात ये, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बट ये ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं होता, एक रिलेशन के साथ जुड़े होते हैं। ये कैसे जुड़े होते हैं देखो, एक लिखो, इसके अंदर लिख लो, कॉपी पेन निकालो, लिखो टेम्परेचर डिपेंडेंस
ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है भाई, टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड होगा क्या, रेजिस्टेंस। तो देखिए आप ये लिख सकते हो R इज इक्वल टू आर नोट 1 प्लस में अल्फा टी, ये आपका रिलेशन होगा। ठीक है, यहाँ पर R तो क्या है, न्यू रेजिस्टेंस, न्यू रेजिस्टेंस जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद बनी है। ये क्या थी आपकी ओल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, जो आपकी टेम्परेचर बढ़ाने से पहले थी। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, और टी बेटा आपका क्या है, ये है टेम्परेचर। सिंपल सा रिलेशन था, अपनी लैंग्वेज में इसको बना बना के लिख लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे रटवाऊंगा नहीं, आपको भी डेफिनेशन लिख के दूंगा, आप बड़े बच्चे हो। चलिए तो ये ठीक है, ओके ठीक है, ये खत्म। अब हेडिंग डालो, ग्रुपिंग ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। तो अब हम क्या देखें, ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टर्स। अच्छा, रेजिस्टर बोलना किसको जाता है, रेजिस्टर सिंपल चीज है, एक कोई भी चीज जिसके अंदर रेजिस्टेंस हो। ठीक है भाई, जैसे मान लो ये पेन होगा, अगर इसकी कुछ रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होती है, रजिस्टर एक डिवाइस होता है, एक मटेरियल होता है जिसकी कोई रेजिस्टेंस होगी। अब देखो यहाँ पर हमें ग्रुपिंग का मतलब क्या है, इनको जोड़ना है। देखो हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। ग्रुपिंग है जो दो टाइप्स की होती है, एक तो होती है क्या, सीरीज, अब मैं बताऊंगा एक इसका क्या मतलब है, और एक क्या होती है भी आपकी पैरेलल। दो टाइप्स की आपके पास पर्टिकुलर क्या होती है, कॉम्बिनेशन या फिर ग्रुपिंग हम बोल सकते हैं, दो टाइप का हमारे पास अवेलेबल होता है। अब देखिए इसको करने से पहले ना आपको एक मैं केस स्टडी समझाता हूँ, उसके बाद बात करेंगे। जैसे 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 मान लेते हैं ये एक पानी की टंकी है, आप कौन सा देना था साथ में, पानी की टंकी होगी। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक पाइप कनेक्ट कर दी, ये पाइप कनेक्ट कर दी। ठीक है, ओके। यहाँ पर अब ध्यान से समझते रहना बस आप, यहाँ पर मैंने क्या किया, टरबाइन लगा दिया। टरबाइन समझते हो ना, जो घूमेगा बिजली बनाने के लिए। एक टरबाइन क्या है, ये रहा, ठीक है, ये रहा टरबाइन। एंड एक टरबाइन कहाँ है आपका, ये वाला, समझ रहे हो बात को, तीन टरबाइन लगा दिए मैंने। अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो क्या है, पोटेंशियल, क्या है, पोटेंशियल, समझ रहे हो। यहाँ पर जो पानी फ्लो करेगा इसको हम किसके साथ कंसीडर कर सकते हैं, करंट के साथ। इतनी बात समझ आई आपको। मान लेते हैं रजिस्टर ये क्या है, ए बी और सी। अब आप सोच के बताओ, जो ये पानी टकराएगा ए के साथ, ये फुल पावर के साथ टकराएगा, मतलब ये ज्यादा स्पीड से घूमेगा। जब ये पानी इस बी के साथ टकराएगा तो क्या होगा, पानी की स्पीड टकराने की वजह से कम हो चुकी होगी, हाँ या ना, यस। तो इसका आंसर आएगा पानी की स्पीड कम हो चुकी होगी। और यहाँ पर जब सी के पास आएगा तो पानी की स्पीड और कम हो चुकी होगी। इसका मतलब मैंने क्या देखा, जब मैं रजिस्टर्स को इस ढंग से कनेक्ट करता हूं कि वो सारे एक सीध में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और वो तीनों एक ही सोर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, तो वहां पर देखो पानी तो सबके अंदर सेम ही जाएगा, तो पानी किसके साथ कंसीडर किया हमने, करंट के साथ, तो वहां पर आई तो क्या रहा, सेम। ठीक है, पानी की एनर्जी कम हो गई। अब देखो एनर्जी क्या है, यहाँ पर एनर्जी कम बोले हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जो पोटेंशियल था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या हो जाए आपका, डिवाइड। ठीक है, इसके पास ए के पास सबसे हाई आया था, इसके बाद फिर क्या होगा, मीडियम लेवल का एनर्जी गई होगी, और सी के पास तो बिल्कुल लो लेवल की, बिकॉज टकराने की वजह से एनर्जी क्या हो रही है आपकी, लगातार कंटिन्यूसली खत्म होती जा रही है। खत्म, इतनी बात, ओके। अब एक दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस कैसे होगा, दूसरा केस है ना, मैंने कुछ इस टाइप से बनाया, यहां पर एक पाइप कनेक्ट कर दिया, अभी ऐसे, समझ रहे हो, हाँ ना बोलते रहे अगर हो। हाँ, एक और ले लेते हैं, जय माता दी। ठीक है, ये पाइप कनेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर एक टरबाइन है, ये रहा एक टरबाइन, एक टरबाइन यहाँ पर है और एक टरबाइन यहाँ पर है। तीन टरबाइन से मैंने क्या किए, लगा दिए। तो अब मेरा आंसर, अब मेरा क्वेश्चन ये है, आप ये बताओ, ओके शायद ठीक है, एक मिनट,
थोड़ा साफ साफ बनाएंगे, अच्छे से अच्छी ड्राइंग करेंगे। ओके, हाँ जी। तो ये कुछ मैंने क्या किया कि ड्राइंग बना दी। तो यहाँ पर जो पानी होगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या ये जो वाटर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना इसके अंदर गया उतना ही इसके अंदर जाएगा और उतना ही इसके अंदर जाएगा, बिल्कुल। बट क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ भाई यहाँ पर देखो दोनों केस, इस केस के अंदर, इस केस में क्या डिवाइड हुआ, डिवाइड, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ तीनों केस में वाटर डिवाइड हुआ है? क्योंकि देखो ना, थोड़ा सा वाटर 1/3 इसमें गया, 1/3 इसमें एंड 1/3 इसमें, तो करंट डिवाइड क्या हुआ, करंट डिवाइड हुआ, है ना। एंड सेम क्या रहेगा, अब देखो हर कोई इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर है, तो हर किसी के अंदर क्या हुआ, इक्वल इक्वल स्ट्रेंथ से पानी जाएगा, तो सेम क्या रहेगा, सेम आपका रहेगा पोटेंशियल। इतना समझ में आया, डन, ठीक है। तो ये अब जो दो कॉम्बिनेशन है कि ये है ना, अब इनके नाम देख लो, ये जो कॉम्बिनेशन किया हमने ये वाला, जहां पर ये एंड टू एंड, ये एंड टू एंड क्या थे, बंधे हुए थे, इसको तो हम बोलेंगे क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज। और ये जो कॉम्बिनेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, अब जल्दी से कुछ नोट्स बनाओ यहाँ पर, की कॉन्सेप्ट, ठीक है। की कॉन्सेप्ट का मीनिंग एक शॉर्ट टर्म में याद रखने के लिए, इन सीरीज, याद रखना न्यूमेरिकल्स में यूज होगा ये, इन सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, याद रखो आप, आई क्या रहेगा, सेम, करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, वी क्या हो जाएगा, डिवाइड, दो बातें। दूसरी चीज पैरेलल, पैरेलल, चलो ठीक है, पैरेलल के अंदर क्या होगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर उल्टा, आई तो हो जाएगा डिवाइड और वी क्या रहेगा, सेम, ठीक है। इन बातों को याद रखना है आपको, ये बातें यूज होगी। इसको थोड़ा सा साइड में शिफ्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, जी, अरे ये भी रह गया था, चलो छोड़ो इसको, तो क्या करेंगे इसका तो, ठीक है। तो ये की कंसेप्ट आपका डन। अब हम इसके फॉर्मूलाज बनाते हैं, एक बार पहचान कर लो यार जल्दी से। देखिए, अगर आपको रेजिस्टेंस इस शेप में लगी मिलती है ऐसे, ठीक है, ये मैंने लगा दिया, और करंट आपका ये जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, ऐसे जा रहा है करंट, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, इस टाइप का कॉम्बिनेशन कहलाएगा सीरीज। अब सीरीज क्यों कहलाया, इसका भी एक मेरे पास वो है, देखिए यहां से जब करंट आ रहा है तो क्या इस करंट को कोई जोड़ दिखाई दिया, जोड़ मतलब या करंट कहीं पे डिवाइड हो रहा है क्या, मतलब एक ही रास्ते पे चल रहा है, आगे आगे बढ़ रहा है, तो जहां पर करंट डिवाइड नहीं होता वहां पर तो क्या होगा आपका, सीरीज। ये बात याद रखो, नंबर 1। पैरेलल की पहचान कैसे हो गई, मान लेते हैं मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया इस टाइप का, ये है R1, ये है R2 और ये है R3, मैंने यहाँ पर क्या किया, बैटरी को ज्वाइन कर दिया। अब इस टाइप को क्या बोलेंगे, पैरेलल बोलेंगे। पैरेलल क्यों बोलेंगे, देखो जैसे ही करंट यहाँ पर पहुंचेगा, यहाँ पर पहुंचने के बाद करंट क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। दो रास्ते मिल गए ना करंट को जाने के लिए, एक रास्ता ये मिल गया, एक रास्ता ये दिखाई देगा, है ना। तो ये आपस में यहाँ पर जहाँ पर करंट डिवाइड हो जाएगा इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। यहां पर पहुंचने के बाद फिर करंट डिवाइड हो गया, है ना, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो जहां पर करंट डिवाइड हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल। सिंपल सी चीज है, ओके, ठीक है, ठीक है। तो आपको सीरीज और पैरेलल की पहचान हो जानी चाहिए, किसको सीरीज बोलेंगे और किसको पैरेलल बोलेंगे, डन। अब देखिए इनके फॉर्मूलाज का डेरिवेशन देख लेते हैं हम एक बार, बस जल्दी से 5 मिनट के अंदर दोनों डेरिवेशन में करा दूंगा। यहां पर लिखते हैं हम सीरीज, यहां पर लिखते हैं हम पैरेलल, ताकि अलग अलग शीट आपको ना बनानी पड़े। डेरिवेशन कैसे करने हैं इनके फॉर्मूलाज के,
देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था सीरीज में क्या डिवाइड होगा, करंट डिवाइड, सीरीज में क्या डिवाइड होगा, पोटेंशियल, और पैरेलल में क्या डिवाइड होगा, करंट। तो मान लेते हैं ये आपका क्या है, सीरीज है, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, यहाँ पर ही मैंने बैटरी लगा दी। ओके, साइड बाय साइड करेंगे दोनों को, बिल्कुल इजी है। ये मैंने बैटरी लगा दी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, हमें ये पता है V इज इक्वल टू आर आई होता है, क्या, अकॉर्डिंग टू ओम्स लो, ओम्स लो यही बोलता है, V इज इक्वल टू आर आई। ओके, अब देखो यहाँ पर सीरीज में क्या डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिवाइड हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ जो V है ये किस में डिवाइड हो जाएगा, V1, V2 एंड V3 में। इसके थ्रू कितना होगा, V1, इसके थ्रू कितना होगा, V2, और यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, V3। तो अब हमें मुझे जस्ट क्या करना है कि वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। V1 किसके बराबर हो जाए, देखो करंट तो सेम रहेगा, करंट तो चेंज होने वाला है नहीं, तो I R1 किसके किसके थ्रू, पहले रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V I R1, ये कितना है R1, ये कितना है R2, और ये कितना है R3। ओके, V2 कितना हो जाएगा, I R2 एंड V3 कितना हो जाएगा, I R3। डन। अब सारी वैल्यूज को जस्ट क्या करो, इस इक्वेशन में पुट कर दो जो कि 1 है। V किसके बराबर हो जाएगा, I R1, I R2 एंड I R3। सिंपल। यहाँ से अगर मैं I कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर कितना बचेगा, R1, R2 एंड R3। ये जो I है, ये जो I है ये डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, V बाई I इज इक्वल टू R1, R2 एंड R3। अब देखो यहाँ पर अगर ये I, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या, अगर V इज इक्वल टू आर आई है, आर आई है, तो ये अगर ये I नीचे आए यहाँ पर V बाई आई इसका हो जाएगा R के, ठीक है। तो इस V बाई आई की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सिंपल। इसका मतलब क्या होगा, जब भी सीरीज में जोड़ना होगा तो आप कैसे जोड़ोगे, सीधे करके R1, R2, R3 की वैल्यू को डायरेक्टली ऐड कर दो। ओके, ये पूरा डेरिवेशन है, एक बार आप चेक कर लो। अब देखिए पैरेलल का डेरिवेशन बता देता हूँ, फॉर्मूला सेम रहेगा, V इज इक्वल टू आर आई, बस आपको ये देखना है क्या डिवाइड होगा। हमने क्या देखा, पैरेलल में डिवाइड होगा भाई I, करंट डिवाइड होगा। करंट कैसे डिवाइड होगा, I1, I2 एंड I3 में डिवाइड होगा जी। अब बस आपको क्या करना है, I1 की वैल्यू निकाल लो। कैसे निकलेगी I1 की वैल्यू, हमने ओम्स लॉ पढ़ा था, क्या था, V इज इक्वल टू आर आई, तो I की वैल्यू कितनी होगी, V बाई R1, ठीक है। I2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई R2 एंड I3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V बाई R3। तीनों इक्वेशंस को उठा के कहाँ पे कर दो, इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। एक सेकेंड, I किसके बराबर हो जाएगा, V बाई R1, I2 की वैल्यू कितनी है, V बाई R2, I3 की वैल्यू कितनी है, V बाई R3। ओके, ठीक है। जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा सभी को तो ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, ऊपर से क्या कॉमन आ जाएगा, V, अंदर क्या बचेगा, R1, R2 एंड R3। ओके, ये V है जो डिवाइड में जाएगा, डिवाइड में जाएगा तो I बाई V हो जाएगा, I बाई V किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई R के इक्वल, ठीक है। 1 बाई R किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाई R1, 1 बाई R2 एंड 1 बाई R3। ये आपका सिंपल सा क्या था, डेरिवेशन थे। दोनों डेरिवेशन है, अच्छे से देख लो फिर आगे चलते हो। सीरीज में क्या फॉर्मूला बनेगा, सीधे जुड़ेंगे R1, R2 एंड R3 करके। पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे, उल्टे हो गए। आप ये दो सेंटेंस जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे ही याद रखो। सीरीज में कैसे जुड़ेंगे, सीधे हो गए, पैरेलल में कैसे जुड़ेंगे, उल्टे हो गए। चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, कॉपी पेन लेके बैठो और स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले सबसे सिंपल, जी देखो मैंने बोला ये 10 है, ये 10 है और ये 10 है, ठीक है। मैंने ये पूछा भाई ये बताओ टोटल रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम की कितनी होगी। अब पहली बात आपको ये चेक करना है सीरीज है पैरेलल है,
कैसे चेक करोगे? आप करंट को चला के देखो, आपने करंट चला के देखा, ऐसे करंट गया गया गया, ऐसे करंट गया, ठीक है, क्या करंट कहीं पर डिवाइड हुआ? अगर आपका क्वेश्चन नो है तो आप बोलोगे सीरीज है। अगर आपका आंसर यस होता, हाँ भाई करंट डिवाइड हो रहा है सर यहाँ पे, तो फिर कितना होता है? ये पैरेलल हो जाता। तो देखिए सीरीज में जोड़ना है तो कैसे जुड़ जाएगा? सीधे हो गए। हमने क्या पढ़ा था? R इज इक्वल टू R1 R2 प्लस R3 होगा। टोटल जो रेजिस्टेंस होगी R1 कितना है 10, R2 कितना है 10 और R3 कितना है 10, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगी 30। ठीक है, सीरीज में जब जोड़ेंगे हम तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी है इसकी? 30 आएगी। इसकी बजाय अगर मैं इसको ऐसा बोलता भाई पैरेलल में जोड़ के दिखाओ, पहले हम पहचान करेंगे पैरेलल है भी या बस वैसे ही देखो बना रहा हमें। देखो ये 10 है, ये 10 है और ये भी कितना है? 10 है। हमने क्या किया? करंट को चला के देखा, जैसे ही करंट यहाँ पर पहुंचेगा क्या होगा? करंट डिवाइड होगा दो रस्तों में, जिसको दो रस्ते दिखाई देगा ना ऐसे, दो रस्तों में डिवाइड होगा तो ये किस में है? पैरेलल में है, बात कंफर्म। यहाँ पर जब पहुंचा फिर डिवाइड हो गया, फिर ये भी आपस में क्या है? ये वाला और ये वाला, ये भी आपस में क्या है? पैरेलल में। हमने एक बात देखी थी पैरेलल के कैसे जुड़ते हैं, 1/R1 1/R2 एंड 1/R3 करके, ठीक है, उल्टे होकर जुड़ेंगे। R1 की वैल्यू कितनी है? 10, R2 10 एंड R3 कितना है? 10 है। एलसीएम 10 आ गया, ऊपर जो करोगे तो 3 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई है? 1/R की। R की वैल्यू उल्टा कर दो इसको, बिकॉज हमें R की वैल्यू चाहिए ना, रेसिप्रोकल ले लेंगे। 10/3, 10/3 इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको समझ आ रहा है इतना? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो के कमेंट में, इस वीडियो के कमेंट में लिखिए किस पार्ट में आपको डाउट आया। जी, एक क्वेश्चन और देता हूं मैं, करो। ये मिक्स कॉम्बिनेशन है। ओके 10 10 20 ले लो, 20, ये 30, ये 10 एंड ये 20। ये आपका है कॉम्बिनेशन पूरा। एक क्वेश्चन है ऐसा, इसका आंसर बताओ जल्दी से कितना आएगा। वीडियो को स्टॉप करो और इसका आंसर निकाल के दिखाओ और मेरे को जब मेरे साथ मैच करना फिर कैसे होगा। वीडियो को अभी के अभी स्टॉप करो और सोल्व करो। चलो देखो, हमने क्या किया? करंट को चला के देखा। मैंने क्या देखा? करंट यहाँ पर तो डिवाइड होगा, बट यहाँ पर जो करंट आ रहा था वो तो इस आर्म में, तो ऊपर वाली आर्म में तो सेम रहा है, तो ऊपर वाले दोनों तो है सीरीज में, ठीक है, नीचे वाले दोनों किस में है? सीरीज में। तो पहले इनको ही सोल्व करते हैं। तो देखो ऊपर वाले को मैं जब ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30, बीच में कितना है? 30, और नीचे वालों को जब मैं सोल्व करूंगा तो ये भी कितना हो जाएगा भैया आपका? 30 30 30 एंड 30। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं? तीनों किस में है? पैरेलल में है। पैरेलल में है तो कैसे जुड़ेंगे भाई? 1/30 1/30 1/30। ओके, एलसीएम 30, ऊपर 3, 1/10, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। जिसका ये आंसर सही था वो कमेंट में लिखो कि मेरा आया था ठीक। मुझे भी तो पता लगना चाहिए ना आपको, कुछ समझ में भी आ रहा है नहीं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम आगे चलते हैं। चलो, तो ये थे कॉम्बिनेशन, कुछ बेसिक से क्वेश्चंस, ठीक है। और अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक। जी ठीक है, तो आपका ये अभी तक खत्म। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये तो बस बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके अंदर तो है ही कुछ नहीं। जी देखो, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लेते हैं ये एक पंखा है, पंखा है जो घरों में हम यूज करते हैं गर्मियों में, अभी तो खैर यूज नहीं करते, सर्दी है जी। तो ये पंखा है, मैं आपसे ये पूछता हूँ भाई, एक तो ये पंखा चलता है किस, मतलब एक तो पंखे ये रेजिस्टेंस, चलो रेजिस्टेंस भी बाद में बात करेंगे इसकी। ये बताओ मेरे को, एक तो मैंने पंखा बोला, टाइमिंग की बात करता हूँ, एक तो चलता है 1 घंटा 1 आवर, ठीक है, और एक बोलता हूँ 1 घंटा, ये चलता है 5 घंटे। किस केस में पंखा ज़्यादा गर्म होगा? जल्दी बताओ। तो आंसर आएगा 5 घंटे में, ठीक है। दूसरा बात मैं पूछता हूँ, अगर एक पंखे की रेजिस्टेंस कितनी है? 10 है, मतलब पहला जो पंखा है, मतलब एक पंखा है जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? 10 है।
एक पंखा है उसकी रेजिस्टेंस कितनी है 15 है, तो कौन सा पंखा ज़्यादा गर्म होगा? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए जल्दी बताओ। तो इसका आंसर आएगा कितना 15। भाई जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसके अंदर हीटिंग भी प्रोड्यूस होगी। एक मैं ये बोलता हूँ, अच्छा ये तो टाइम था ना, ठीक है। एक मैं आपको ये बोलता हूँ, एक तो पंखा चल रहा है कहाँ पर गर्मियों में, ठीक है, और एक पंखा चलता है सर्दियों में। किस केस में पंखा ज़्यादा हीट होगा? तो आप क्या बोल रहे हैं गर्मियों में ज़्यादा होगा, ठीक है। उसका रीज़न क्या होगा? बिकॉज एक तो गर्मी पहले ही ज़्यादा है और एक अंदर से भी हीट प्रोड्यूस हो रही है। ओके, एक मैं बोलता हूँ इसके अंदर से करंट जा रहा है कितना 10, और एक मैं बोलता हूँ इस पंखे के अंदर से करंट जा रहा है कितना 50। तो कौन सा पंखा ज़्यादा गर्म होगा जल्दी बता दो। तो इसका आंसर आएगा ये वाला पंखा ज़्यादा गर्म होगा जिसके अंदर से ज़्यादा करंट जा रहा है। ऐसा क्यों बोला हमने? क्योंकि हमने ये बातें ऑब्जर्व करी हैं। जितने टाइम तक कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस चलेगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, जितनी उसकी रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा गर्म होगा, और जितना ज़्यादा हाई करंट जा रहा है। अब देखो ना गर्मियों में आपने देखा होगा, आजकल तो नहीं होता खैर ऐसा, पहले के टाइम पे क्या था, ये आता था भी बिजली तेज आ गई कम आ गई उसकी वजह से ना इलेक्ट्रिकल डिवाइस जल जाते थे। जैसे हाई करंट आया, हाई करंट आने की वजह से इतनी हीटिंग प्रोड्यूस हो जाती थी, वो मतलब जो आपका इंस्ट्रूमेंट था वही खराब हो जाता था। तो अगर मैं इन सभी को कंबाइन करूं तो पहली बात इसका नाम देखो, इसका नाम है जूल्स हीटिंग लॉ। जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ क्या बोलता है? हीट प्रोड्यूस्ड, क्या हीट प्रोड्यूस्ड, जो हीट प्रोड्यूस होगी ना किसी सिस्टम के अंदर, किसी आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? आई स्क्वायर के। ये बात इसने ऑब्जर्व करी थी। बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके करंट के स्क्वायर के। जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा हीट बढ़ती चलेगी। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस की। जितनी ज़्यादा रुकावट होगी उतना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा, और जितना ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। एंड हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था भाई किसके? टाइम के। टाइम यहाँ पर क्या है, कितने टाइम तक किसी इंस्ट्रूमेंट में से करंट फ्लो कर रहा है वो क्या कहलाएगा आपका टाइम। अगर मैं इन सबको कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या मेरे पास कुछ इस टाइप का फॉर्मूला बनेगा? आई स्क्वायर आर टी बनेगा। तो आंसर आएगा बिल्कुल बनेगा जी। तो यहाँ पर जब मैं टाऊंगा तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, बिल्कुल वो कॉन्स्टेंट आना भी चाहिए। बट क्या देखा गया, इस कॉन्स्टेंट की वैल्यू जनरली कितनी होती है? 1। तो हमारा नॉर्मल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये लॉ का नाम क्या है? जूल्स हीटिंग लॉ। ओके, तो थोड़ा सा एक सेकेंड, जूल्स हीटिंग लॉ, जूल्स हीटिंग लॉ यही आपका बोलता है। चलो ठीक है, अब एक यहाँ पर है ना इसकी एक यहीं पर कर लेते हैं बेनिफिट्स, बेनिफिट्स ऑफ हीटिंग, इफेक्ट ऑफ करंट। क्या बेनिफिट होंगे भाई हीटिंग इफेक्ट के? तो देखो आप घरों में आयरन यूज करते हो, आयरन मतलब अरे वो प्रेस है, अब इनको ये देखो प्रेस नहीं करते घरों में इस्त्री, ठीक है, वो किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं? वो जूल्स हीटिंग लॉ पर ही काम करती है। जितनी ज़्यादा आपका करंट जाएगा, देखो करंट ज़्यादा जा रहा है, चाहे करंट तो चलो मान लेते हैं नॉर्मली जा रहा है, रेजिस्टेंस उस प्रेस की क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। हाई रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है? हीटिंग भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। जितनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो अच्छे से क्या करेगा? प्रेस करेगा। दूसरी बात है, आपने क्या देखा होगा, वो हीटर देखा है ना, हीटर सर्दियों में यूज़ भी करते हैं हम, हीटर जो गर्मी देने का काम करता है, वो हीटर भी किस प्रिंसिपल पर काम करेगा? जूल्स हीटिंग लॉ पर। करंट जाएगा, हीट प्रोड्यूस होगी। ओके, तो ये कुछ बेनिफिट्स है इसके। अब अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स का उल्टा क्या होता है, देखिए क्या हुआ, बेनिफिट्स हो गए। अब हम इसके हार्म्स पढ़ते हैं। भाई हार्म्स क्या क्या होगा, नुकसान क्या क्या होगा? ठीक है, देखो नुकसान क्या क्या होगा जूल्स हीटिंग लॉ का। अब मान लो मेरा मोबाइल है, अब मैं मोबाइल की बात करता हूँ, बिजली जाने से गर्म होगा, गर्म होने से रिस्क बढ़ जाता है खराब होने का, रिस्क ऑफ मेल फंक्शनिंग। मेल फंक्शन का मतलब क्या हुआ? खराब होना या फिर अच्छे से काम ना करना, ठीक है। और लॉस ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, हमारा जो अरेंजमेंट लगाई है मैंने, वायर्स जल जाती है कई बार,
ज़्यादा करंट जाता है तो घरों में जो वायर्स होती है ना, कहीं पर भी जो वायर्स होती हैं उनमें आग लग जाती है। गर्मियों में आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर में आग लग जाती है, उसका रीजन भी क्या है, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही है। ओके, तो ये थी अभी तक का काम। अब आगे चलते हैं हम, क्या है नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पावर देखो ध्यान से, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं पहले हम। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट, पूरा लिख लेता हूं, एक सेकंड को, चलिए इसको सारे को ही रिप्लेस कर देते हैं। बड़ी ही लो प्रोसेसिंग है, चलो आगे रिप्लेस, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, इज नोन एज पावर। ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला देख लो, P इज इक्वल टू क्या होगा, वी आई होगा। ओके, अच्छा भाई यहाँ पर P तो पावर हो गया, V क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज, एंड I क्या हो जाएगा आपका करंट। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर। अब एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लो जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद या 5 है, जो भी है। फाइंड द पावर थ्रू ए सर्किट if potential difference applied is 6 volt and 10 ampere of current is flowing through the conductor, समझ में आ रही है बात? ये भाई सिंपल सा है, पावर निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया और क्या दे दिया आपको, करंट दे दिया, भाई इतना करंट फ्लो कर रहा है, तो पावर कितनी हो जाएगी हमें पता, वी आई फॉर्मूला होता है, वी कितना दे दिया 6 दे दिया, आई कितना दे दिया 10 दे दिया, तो 60 वाट। अब पावर की यूनिट क्या होती है, डेफिनेशन तो हमने लिख ली, यहाँ पर साइड में लिख लो यूनिट, यूनिट क्या होगी इसकी, वाट। ओके जी, तो 60 वाट क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा। डन जी। अब एक बार जल्दी से एक छोटा सा लास्ट टॉपिक करते हैं, फिर एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे। अदर फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। अब दूसरे फार्मूले में देख लेते हैं। देखो एक चीज समझो, हमें एक फार्मूला पता है, P इज इक्वल टू वी आई, बिल्कुल पता है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, V की जगह पर V इज इक्वल टू क्या था, आर आई था, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ऐसा लिख दूं क्या? देखो V की जगह पर जस्ट आर आई लिख दिया, तो क्या ये आई स्क्वेयर आर बन जाएगा क्या? सिंपल। तो एक दूसरी फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, ये हो जाएगी P, एक तो वी आई और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, आई स्क्वेयर आर। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, इसकी आर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, आर के साथ डिवाइड कर दूं, कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर आएगा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई स्क्वेयर आर स्क्वेयर बाई आर, बिल्कुल, तो आंसर आएगा, बिल्कुल लिख सकते हैं हम। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, आई आर का होल स्क्वेयर, आई आर का होल स्क्वेयर बाई आर, तो ये भी बिल्कुल सही है। मुझे ये पता है आई आर किसके बराबर होता है, वी के, और वी का स्क्वेयर बाई आर, ठीक है। तो 3 फॉर्म्स हो गई मेरे पास पावर की, कौन कौन सी, एक तो P इज इक्वल टू वी आई नंबर 1, एक P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर नंबर 2, एंड P इज इक्वल टू वी स्क्वेयर बाई आर नंबर 3। 3 फॉर्म्स हैं, आपको तीनों फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि अब जब न्यूमेरिकल्स करेंगे हम तीनों फॉर्म्स को हम अलग अलग ढंग से यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। अब इस वीडियो में इतना ही, और आपके चैप्टर के जो मेजर टॉपिक्स थे ये खत्म हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की, ठीक है। चलो
होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।